जन्जाद एक इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 13। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि इसके बाद आएगा पार्ट 14 जो कि होगा सेकंड लास्ट पार्ट, और उसके बाद आ जाएगा लास्ट पार्ट। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आखिरी 2 अक़सात आप लोगों के सामने आ जाए और पता चल जाए कि अज़हाद और हिजाब की फाइनल एंडिंग क्या होती है, तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और इसी तरह का एक्साइटिंग या फिर आप लोगों की कोई सजेशन होगी तो वो नॉवेल भी अपलोड किया जाएगा। और बहुत लगती है इसकी सर्च में मेहनत और वीडियो की क्रिएशन में भी। तो अगर आप लोग लाइक कर देंगे जो कि बिल्कुल फ्री में है, और सब्सक्राइब भी, तो हमारी भी थोड़ी सी हिम्मत बन जाएगी और इस तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछली किस्त में कि अज़हाद नाराज होकर चला जाता है हिजाब से, और हिजाब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हो जाती है बेहोश। और जब आती हैं सबाहत वहां पे तो वो भी काफी परेशान हो जाती हैं। अब हिजाब उनके सामने रोना धोना तो नहीं करती और अपने आंसू को तो रोकती है, लेकिन फिर छोटे बच्चों की तरह उसकी हिचकी बन जाती है। और तहरीम ने जब हिजाब के आंसू से भीगे हुए चेहरे की तरफ देखा और उसे सोफे पर इस तरह से निढाल देखा, तो सबाहत से कहने लगी कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मुझे तो आप ही की तबीयत ठीक नहीं लग रही। और हिजाब ने हाथ हिलाया कि नहीं, किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। इसकी ना सुनो तुम, डॉक्टर का नंबर मिलाओ। सबाहत के कहने पर तहरीम ने डॉक्टर का नंबर मिलाया तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब आ गया और उन्होंने हिजाब का मुआयना भी किया। उन्होंने मेडिसिन लिखकर सबाहत को पर्ची दे दी और कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और इंशाल्लाह आफाका होगा। डॉक्टर साहब के जाने के बाद सबाहत ने हिजाब को मेडिसिन मंगवा के दी, और इंजेक्शन में कोई नशा था कि हिजाब गहरी नींद में सो गई। और जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो सबाहत वजू करके नमाज पढ़ने गई, और उन्होंने खुदावंद करीम से दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया कि किस तरह हिजाब छत पर रो रही थी। सबाहत की तो आंखें ही भीग गईं, और उन्होंने कहा कि मेरे रब, मैं तो उससे पूछ भी न सकी कि वो इस तरह रो क्यों रही है और क्या है उसके मन में। लेकिन अल्लाह, तू तो जानता है ना मेरे रब, उसके मन में जो भी है। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी का गम दूर कर दे और उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे, मुझे सही फैसले की तौफीक अता कर। हिजाब फैजान के लिए राजी हो चुकी है तो फिर वो किस बात पर रो रही है। मेरे रब, मेरी बेटी पर अपना रहम कर दे। और सबाहत जाए नमाज से उठी तो तहरीम कमरे में दाखिल हुई और कहा, आप ही जाग गई हैं, वो आपको बुला रही हैं। और सबाहत बेड के पास गई तो वो बेड से पुश लगाकर बैठी हुई थी, और सबाहत उसके करीब बैठ गई और उसने हिजाब का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तुम इस तरह छत पर क्यों रो रही थी, और ऐसी कौन सी बात थी। और हिजाब सर झुकाए खामोश बैठी रही। वो सबाहत को कोई जवाब न दे सकी, और जवाब देती भी तो क्या देती। और सबाहत ने उसकी उदास आंखों में झांका और कहा, मुझे एक बार बता दो कि तुम्हारी खुशी किस में, मैं वैसे ही करूंगी। और हिजाब ने इंतहाई मुलायमत से माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, जैसा आप समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई, और उसके जाने की खबर अचानक मुझे मिली तो बस मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी। अरे ये क्या बात हुई, उसका अता पता मालूम करो ना, हम उसके घर चले जाएंगे। वो तो अपना एड्रेस बताए बिना ही चली गई माँ, आप यही समझें कि वो मुझसे खफा हो गई है। और हिजाब खला में नजरें घुमा रही थी। और इतनी सी बात पर तुमने अपना इतना बुरा हाल कर लिया, चलो अपना मूड अच्छा करो। वो दोस्त इतनी अजीज है ना, तो मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगी, और तुम बताओ ना कि तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं। अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है अम्मा, जब दिल चाहेगा ना तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। और हिजाब माँ की खुशी के लिए मुस्कुरा दी। अच्छा, तो अगर खास भूख नहीं है तो हल्की गजा ही ले लो, मगर कुछ ना कुछ तो खा लो ना, मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाती हूँ। और सबाहत ये कहकर किचन में जाने लगी तो फोन की रिंग हुई, और सबाहत ने फोन उठाया तो मिसेस आफ्ताब जैदी ऑनलाइन थी। जी खुदा का शुक्र है, घर में भी सब खैरियत है, आप बताएं कैसे हैं बच्चे। सबाहत ने मिसेस आफ्ताब जैदी की बात के जवाब में कहा,
ارے میں نے سوچا کہ حجاب بیٹی آج کل آئی ہوئی ہے تو اس سے تھوڑی گپ شپ ہی ہو جائے۔ مسز آفتاب زیدی کی اس بات پر صباحت کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ حجاب کی تو طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن اب قدرے بہتر ہے۔ اور مسز آفتاب زیدی یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، حجاب بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ میں ابھی آ رہی ہوں اس سے ملنے۔ ارے آپ زحمت نہ کریں، اب تو وہ ٹھیک ہے۔ بھائی جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں لوں گی میری تو تسلی نہیں ہوگی نا۔ اور یہ کہہ کر مسز آفتاب زیدی نے فون بند کر دیا۔ مسز آفتاب زیدی آ رہی ہیں تمہاری طبیعت پوچھنے، اور یہ سنتے ہی حجاب بستر سے اٹھ گئی۔ ارے تم کہاں چلی؟ تمہیں تو آرام کی ضرورت ہے نا، صباحت نے حجاب سے کہا، اور حجاب نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ تو کیا اس حالت میں ملوں گی میں ان سے؟ اس نے الماری میں سے ایک اچھا سا ڈریس نکالا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو گئی، اور صباحت نے چائے کے ساتھ بازار سے کچھ اشیاء بھی منگوا لی۔ میں کچن میں تحریم کی مدد کرتی ہوں۔ حجاب صوفے سے اٹھی تو صباحت نے اسے دوبارہ بٹھا دیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم آرام کرو، تحریم خود کر لے گی، اور میں نا تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صباحت نے حجاب کو کھیر لا کر دی، اور حجاب کھیر کھانے لگی تو اس نے کھیر میں ماں کی شفقت کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ ویسے میری بھی عقل ماری گئی تھی جو میں نے مسز آفتاب زیدی کو تمہاری بیماری کا بتا دیا۔ اور صباحت بیڈ شیٹ سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، اور ماں کے اس انداز پر حجاب کی تو ہنسی ہی چھوٹ گئی اور کہنے لگی، ہاں حجاب اب تم بھی ہنس لو، تمہیں تو میری باتوں پر ہنسی آئے گی، بوڑھی جو ہو گئی ہوں میں، اور تم لوگوں کو اب میری کیا ضرورت، لگے رہو تم سب۔ اور صباحت تو بات کرو کسی اور ہی طرف لے گئی تو حجاب یکدم سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور اسی دوران تحریم کمرے میں داخل ہوئی اور صباحت تحریم سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، گھر کی سیٹنگ نہ ٹھیک طرح سے کر لو، فریج میں کباب پڑے ہیں وہ بھی فرائی کر لو۔ اور پھر صباحت حجاب کے پاس سے اٹھ گئی تو حجاب نے محسوس کیا کہ ماں اس سے ناراض ہیں، اور وہ جانتی تھی کہ ماں کی ناراضگی بجا ہے، مگر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مسز آفتاب زیدی بھی آ گئیں، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارا فروٹ اور کولڈ ڈرنکس کے کین لے کر آئیں، اور ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلی ہی آئی تھی، اور وہ انتہائی اپنائیت سے حجاب کے پاس بیٹھی رہیں۔ ان کی شخصیت میں عجیب مقناطیسیت تھی، وہ دل موہ لینے والی باتیں کرتی اور لوگوں کو خود پر اندھا اعتماد کرنے پر مجبور کر دیتی۔ صباحت نے تو اچھی طرح سے ان کی خاطرداری بھی کی۔ حجاب کی بات کی وجہ سے صباحت مسز آفتاب زیدی کو ایسا کوئی تاثر تو نہ دے سکیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ صباحت کی اس رشتے میں رضامندی نہیں ہے، اور مسز آفتاب زیدی کے جانے کے بعد صباحت کچن کے کام میں بھی مصروف ہو گئیں۔ اس نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، مگر اس کا فیصلہ تو اٹل تھا۔ بالآخر صباحت نے بیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا، اور حجاب نے مسز آفتاب زیدی سے بات کر لی کہ اگر انہیں زریاب کے لیے تحریم کا رشتہ چاہیے تو دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی تاریخ پر ہوگی۔ اور مسز آفتاب زیدی نے فوراً حجاب کی بات مان لی، اور دونوں بہنوں کا رشتہ ان کے گھر طے ہو گیا۔ کوئی مناسب دن دیکھ کر صباحت نے اپنی سوچ کے مطابق گھر بیچ دیا اور دونوں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ صباحت نے دونوں بیٹیوں کے لیے عالی شان جہیز تیار کیا اور مالک مکان سے شادی تک اس گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد شادی کی تیاریوں کی گہما گہمی میں حجاب کی آنکھیں ہر سو اظہار کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن اسے اظہار کی موجودگی کی کوئی نشانی نہیں ملی تھی۔ ایک سچے اور مخلص دوست کے کھو جانے کا غم حجاب کو اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا، اور اس کے چہرے سے تو رونق ختم ہو گئی تھی، اور وہ چند ہی دنوں میں جیسے مرجھا سی گئی تھی۔ ایک رات 12 بج رہے تھے، تحریم اور صباحت بھی سو رہی تھی، لیکن حجاب کی متلاشی نگاہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ کب آدھی رات ہو اور وہ کمرے سے باہر نکلے۔ اور پھر جو ہی 1 بجا تو وہ دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے باہر آ گئی، اور اندھیرے میں موبائل کی مہین سی روشنی میں وہ صحن کراس کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پہلے ازہاد رہتا تھا۔ اس آسیب زدہ کمرے کے باہر صباحت نے تالا لگایا ہوا تھا اور ساتھ ہی تعویذ بھی باندھے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی حالت میں کسی کو بھی کمرہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن آج حجاب کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی بھی تھی، اور حجاب نے کھڑکی سے اندر کمرے میں جھانکا، ازہاد، لیکن جواب میں کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔
हिजाब ताला खोलने की कोशिश की तो उसे ताले के आगे से तावीज भी उतारने पड़े और यूं ही उसने तावीजों को हाथ लगाया, किसी ने उसे झटक के दरख्त से दे मारा और उसके हलक से चीख निकली तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अचानक अनार के दरख्त के पास गंभीर तारीकी में दो खौफनाक आंखें उभरी और हिजाब सर तपा कांप के रह गई। वो आंखें जिस्सामत में इस कदर बड़ी थी कि हिजाब का वजूद उस एक आंख में समा सकता था। उस माफूकुल फितरत मखलूक की आंखों के अलावा और कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था और हिजाब के होंठ तो गंग हो गए और वो फटी फटी सी साकित उन आंखों की तरफ देखती रही और आंखों के अंदर से गरजदार आवाज उभरी, क्यों एक आसेब की जिंदगी में खलल पैदा कर रही हो? मत ढूंढ उसे वरना अपना वजूद तू खो देगी। और अजहाद रूप बदल चुका है, अब वो तेरे सामने नौजवान लड़के के रूप में कभी नहीं आएगा। अपने कमरे में वापस चली जाओ और अब अजहाद को ढूंढने की कोशिश मत करना। और खौफ से हिजाब की घुग्गी बंद होगी और वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी और कमरे का दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका चेहरा पसीने से तर था और दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि वह सांस लेने में घुटन महसूस कर रही थी और उसे कुछ भी सुझाई नहीं दिया तो उसने सूरह यासीन निकालकर पढ़ना शुरू कर दी और उसे सीने से लगाकर बिस्तर में घुस गई। यह डरावनी रात बामुश्किल फिर गुजरी और अगले दिन भी हिजाब उन डरावनी आंखों से खौफजदा होती रही और उस खौफनाक मखलूक की आवाज तो उसके कानों में गूंजती ही रही। यह गम उसके लिए सुहाने रूह बन गया था कि उसने अपने दोस्त को खो दिया है और उस कमरे से एक आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी खत्म हो गई थी। मिसेस आफ्ताब जैदी यानी कि आयशा बेगम के घर पर भी शादी की तैयारियां तो जोरों शोर से जारी थीं। अभी शादी में 5 रोज बाकी थे। जरका और मनहल माँ की मदद के लिए पहले ही आ गई थीं और आयशा बेगम हाथ में मोबाइल लिए बेचैनी से इधर उधर टहल रही थीं और साथ ही कहने लगी कि एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग हूँ। मैंने इसे कहा भी था कि मेरे साथ इस वक्त ज्वेलर्स के पास जाना है और ये लड़का है कि मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रहा। आयशा बेगम ने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उसके दोस्त का नंबर मिलाया। हेलो जी, जरा आप किधर है? तुम्हें कुछ मालूम है? जी आंटी, वो तो फार्म हाउस में बैठा है, जरा आपके दोस्त ने बताया। उफ, ये लड़का, मैं इसे कब से फोन कर रही हूँ और वो फोन अटेंड ही नहीं कर रहा। आंटी आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले फार्म हाउस से आया हूँ। दरअसल वो किसी का भी फोन अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन क्यों? वो दरअसल ना गेम हार गया इसलिए। क्या मतलब? जरियाब का डॉग जर्मन शेफर्ड बड़ी मेहनत से उसे रेस के लिए उसने तैयार किया था ना, तो अब उसके हारने पर जरियाब बहुत परेशान है। और ये सब सुनकर तो आयशा बेगम का पारा और भी चढ़ गया। तुम्हें मालूम है, जरियाब की शादी में सिर्फ 5 रोज रह गए और मैंने उसके साथ इस वक्त ज्वेलर के पास जाना था। तुम ऐसा करो, अभी उसके पास जाओ और उसे याद दिलाओ कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। एक मिनट ठहरिए, पहले मैं मोबाइल पर ट्राई करता हूँ, शायद वो उठा ले। चलो ठीक है। और आयशा बेगम ने फोन बंद कर दिया और फिर काफी देर के इंतजार के बाद भी जरियाब का फोन न आया तो आयशा बेगम ने फार्म हाउस के मुलाजिम को फोन किया और कहा, जरियाब कहाँ है? बेगम साहिबा, साहब ने कुछ कुत्ते मंगवाए थे, वो उनको लेकर घर ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। आयशा बेगम ने फिर से फोन बंद कर दिया और फिर कुछ ही देर के बाद जरियाब की जीप पोर्च में आकर रुकी और आयशा बेगम गुस्से में भरी पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। 2 मुलाजमीन ने कुत्तों को जीप से उतारा और उनकी जंजीरें खींचते हुए घर के साथ वाले फार्म में ले जाने लगे तो जरियाब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, ठहरो। और ये कहकर आयशा बेगम का हाथ पकड़ के कुत्तों के करीब ले गया और कहने लगा, ये देखिए मामा, इनकी ट्रेनिंग में ना मैं अब कोई कमी नहीं रखूंगा। और फिर उसने मुलाजिम से कहा कि जाओ इन्हें फार्म हाउस में ले जाओ और घोड़ों को भी कुछ खिला देना। और मुलाजिम के जाने के बाद आयशा बेगम तो जरियाब के कान खींचती हुई अंदर ले गई। अरे मम्मा, क्या हुआ है? ऐसे कान क्यों खींच रही हैं मेरे? जरियाब माँ के साथ चलता हुआ बोलते हुआ अंदर कमरे में आ गया और आयशा बेगम ने जरियाब का कान छोड़ दिया। मेरा कसूर तो बताएं, जरियाब ने सी सी की आवाज निकालते हुए पूछा और आयशा बेगम ने गुस्सीली नजरों से बेटे को सर तपा देखा और कहा, सुबह बाहर जाते हुए मैंने कहा था ना कि वक्त पर आ जाना और ज्वेलर के पास जाना है, लेकिन तुम्हें तो ओह आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरे तो जहन से निकल ही गया।
आई डोंट नो कैसे ये बात निकल गई। खैर चलें, आप तैयार हो ना? अभी चले जाते हैं, कौन सी देर हो गई है। और ये कहकर ज़रियाब ने गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली और आयशा बेगम गाड़ी में बैठी तो ज़रियाब ने खिड़की से झांका। स्याह घने बादल छाए हैं मम्मा, लगता है कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाएगी। और वैसे अभी तो सिर्फ शाम के 5 बजे और लगता है जैसे गुरूबे आफ्ताब का वक्त हो गया है। और ये कहकर ज़रियाब गाड़ी हवा में उड़ाने लगा। आहिस्ता चलाओ, इतनी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है, आयशा बेगम ने कहा। और ज़रियाब ने शोखी से मां की तरफ देखा और कहा, वैसे ममा ये शादियां सोने और कीमती कपड़ों के बगैर नहीं हो सकती क्या? हो सकती हैं, लेकिन हमारे खानदानों में नहीं हो सकती, आयशा बेगम ने दो टोक जवाब दिया। और ज़रियाब की बात सच साबित हुई। वो लोग घर से थोड़ा ही दूर गए थे कि बारिश शुरू होगी और ज़रियाब ने खुशी से नारा लगाया और कहा, बारिश में तो ड्राइविंग करने का अपना ही मजा है, याहू। और फिर गीली गीली सड़कों पर गाड़ियों की जगमगाती रोशनियां फ्रंट के शीशे को मजीद मदम कर देती और गाड़ियों के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि शीशे से पानी साफ ही नहीं हो पा रहा था। आयशा बेगम ने उकताहट से शीशे की तरफ देखा और कहा, किस कदर खतरनाक होता है ना बारिश में ड्राइविंग करना, और तुम्हें खुशी हो रही है। और इसी दौरान अचानक एक छोटा बच्चा सड़क के वस्त में ज़रियाब की गाड़ी की सीध में धुंधला सा दिखाई दिया और ज़रियाब हॉर्न देता हुआ आगे बढ़ता रहा। और उसने बच्चे को करीब से देखा तो उसके जिस्म में झुरझुरी ही दौड़ गई। दूर से जो बच्चा दिखाई दे रहा था वो 1.5 फुट कद के लगभग एक बोना था, जिसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। और ज़रियाब के तो आसानी खता हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं चला कि किस तरह वो बोना उसकी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और वो फ्रंट शीशे से टकरा कर जमीन पर गिरा और फ्रंट शीशा उसके लहू में रंग गया। ज़रियाब की गाड़ी के अचानक ब्रेक से कई गाड़ी के एक्सीडेंट होते हुए बचे और ट्रैफिक जैम हो गई और पुलिस ज़रियाब की गाड़ी के करीब आ गई। ज़रियाब और आयशा बेगम घबरा कर गाड़ी से बाहर निकले तो पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त कलामी की और कहा, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का कुछ मालूम भी है कि नहीं? और ज़रियाब अटकते हुए बोला कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे अचानक वो बोना मेरी गाड़ी के आगे आ गया। और आयशा बेगम भी पसीना पोंछते हुए बोली कि मेरा बेटा सच कह रहा है, वो बोना कहां से अचानक गाड़ी के आगे हमें नहीं पता चला। और पुलिस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, आप दोनों की ज़हनी हालत तो दुरुस्त है ना, कौन सा बोना और कौन सा एक्सीडेंट? सर ये देखें मेरी गाड़ी का शीशा। ज़रियाब ने फ्रंट शीशे की तरफ देखा तो वो शीशा बिल्कुल साफ था और उस पर खून का एक छींटा तक ना था। और ज़रियाब ने अपनी गाड़ी को सामने से भी चेक किया, लेकिन ऐसा कोई निशान तक ना था जिससे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने गाड़ी कागजात चेक किए और ज़रियाब को जाने के लिए कहा। और फिर गाड़ी में बैठते ज़रियाब कहने लगा कि ये सब क्या था ममा, आपने भी सब कुछ देखा है ना? हाँ ज़रियाब, यूं लगता है जैसे वो सिर्फ हमें ही दिखाई दिया है और मुझे तो अब घबराहट हो रही है। ऐसे करो वापस घर चलो। तो क्या आप ज्वेलर के पास नहीं जाना? फिर कभी दोबारा आ जाएंगे, न जाने आगे हमारे साथ क्या होगा। और आयशा बेगम के कहने पर ज़रियाब ने गाड़ी वापस मोड़ दी और पूरा रास्ता आयशा बेगम दुरूद शरीफ का विर्द करती रही और घर आई तो आती मुलाजमा से पानी मांगा और वो दोनों टीवी लाउंज में जाकर बैठ गए। सुनो, आज जो कुछ भी हुआ है ना उसका जिक्र किसी से मत करना, पता है ना शादी वाला घर और ऐसे तस्करे होने नहीं चाहिए, आयशा ने ज़रियाब को समझाते हुए कहा। जब तक मैं ये बात 9-10 लोगों को नहीं बताऊंगा मेरा खौफ खत्म नहीं होगा मामा। ज़रियाब ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और आयशा बेगम डांट कर बोली कि बच्चों जैसी बातें मत करो, कुछ लोग जो हमसे हसद करते हैं ना वही इस तरह के जादू टोने करते हैं ताकि हमारी खुशियां बदमजा हो जाएं। एक काम करो, ज्वेलर को फोन करके ना घर पे बुला लो और उससे कहो कि जो भी नए डिजाइन आए हैं वो सब लेकर आए। और ज़रियाब ने कहने के मुताबिक ज्वेलर को घर बुला लिया और तकरीबन 1 घंटे बाद ज्वेलर घर भी आ गया। ज़रियाब और आयशा बेगम के साथ ज़रका और मिनाहिल भी ज्वेलरी पसंद करने में मशगूल हो गईं। मामा, वैसे इन चुड़ैलों को आपने क्यों बुला लिया? ये तो अपने लिए सोना पसंद करती रहेंगी अब। ज़रियाब ने जब ये कहा तो ज़रका शौक अंदाज में बोली, हाँ तो 2 भाइयों की शादी है ना, हम दोनों से एक सोने का तो सेट लेंगी ना भाई। ठीक है मामा, इन दोनों को ना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट दिला दें आप। और मिनाहिल ने तो खा जाने वाली नजरों से ज़रियाब की तरफ देखा और कहा, क्या क्या कहा है तुमने?
اور عائشہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی ارے تم دونوں کو پتا تو ہے کہ زریاب کی مذاق کرنے کی عادت ہے اور تم دونوں نہ اپنے لیے ایک ایک سیٹ پسند کر لو. اور پھر دونوں بہنوں کے چہرے کھل اٹھے اور جیولری کا کام نپٹانے کے بعد عائشہ بیگم زری کے کپڑوں کے بارے میں مشورہ کرنے لگی. کل میں آپ کے ساتھ بازار جاؤں گی اور کام والے کام بھی نپٹا لیں گے ہم لوگ. مناہل نے کہا تو عائشہ بیگم کو صبح والا کار ایکسیڈنٹ کا حادثہ یاد آ گیا اور وہ کھو ہی گئی. تو اس پہ مناہل نے کہا کہ مما کیا ہوا, آپ کہاں کھو گئی ہیں؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو جھرجھری لی اور عائشہ بیگم کے چہرے پر تو پریشانی کے اثرات واضح ہو گئے. سرکا نے بھی ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا مما کیا بات ہے, کسی بات سے پریشان ہیں آپ؟ نہیں بس ذرا سی گھبراہٹ ہے, کتنا بڑا فنکشن ہے تو کوئی گڑبڑی نہ ہو. اور کیا سن کر مناہل نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا ہم دونوں بہنیں ہیں نا, سب سنبھال لیں گی اور آپ پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور عائشہ بیگم کے دل میں آیا کہ وہ بیٹیوں سے کھل کر بات کریں, لیکن وہ اتنا ہی کہہ پائیں کہ بیٹا کام کاج یا تیاری کی بات نہیں ہے, عجیب طرح کے وسوسے ہیں. دل چاہتا ہے کہ ان دنوں زریاب اور فیضان بس گھر سے باہر ہی نہ جائیں اور مجھے لوگوں کی نظروں سے بہت ڈر لگتا ہے. ارے آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تو گھر میں بٹھا سکتے ہیں نا, لیکن لڑکوں کو کون گھر میں بٹھا سکتا ہے؟ اور میری بات سنیں, آپ نہ بلا وجہ وہم کر رہی ہیں. ایسا کریں صدقہ دیں, خیرات بانٹیں, انشاءاللہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہیں لگے گی. اور سرکا کی یہ بات تو عائشہ بیگم کے دل کو ہی لگی کہ واقعی صدقہ اور خیرات انسان کو ناگہانی آفات سے تو بچا لیتا ہے. اور اگلے روز عائشہ بیگم کا مصروف ترین دن تھا. رات کو تیل اپٹن کی رسم تھی اور پھر زرکا اور عائشہ صبح صبح بازار کے لیے نکل گئی تھیں اور انہیں کڑھائی کے لیے دیے ہوئے کپڑے بھی تو اٹھانے تھے. دوپہر کو زریاب اپنی فیملی کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا کہ اسے ملازم نے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے. مجھ سے ملنے اس وقت؟ خیر تم اسے روم میں بٹھاؤ, میں بھی آتا ہوں, زریاب نے ملازم سے کہا. اور ملازم نے انتہائی انکساری سے جواب دیا کہ سر وہ شخص بہت جلدی میں ہے, کہہ رہے کہ آپ کی امانت آپ کو سونپنی ہے. اور پھر زریاب کھانا چھوڑ کر باہر گراج کی طرف گیا. وہ شخص اپنی جیپ کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا اور زریاب اس سے خوش اسلوبی سے ملا اور کہا معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. مجھے راؤف صاحب نے بھیجا ہے, آپ نے ان سے بل ڈاگ کے لیے کہا تھا نا. اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا تو دو ملازم لوہے کی موٹی زنجیر سے بندھا چھریرے بدن اور اونچی قامت والا کتا لے کر زریاب کی طرف بڑھے اور اس کے چوڑے جبڑے کو جالی سے باندھا ہوا تھا. زریاب نے کتے کا وقار جائزہ لیا اور کہا اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اور اس شخص نے فخری انداز میں کہا دیکھنے میں تو یہ دوسرے شکاری کتوں سے تھوڑا سا ہی مختلف ہے, مگر دوسرے کتوں سے یہ بہت آگے ہے. آپ اسے ریچھ سے لڑا کر دیکھ لیں, ایک جھٹکے میں اسے پھاڑ پھینکے گا. اب آپ مجھے اجازت دیں. اور یہ کہہ کر اس شخص نے ملازموں سے کہا کہ کتا فارم ہاؤس بھیجوا دیں. اور شخص کے جانے کے بعد زریاب دوبارہ گھر والوں کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا اور رات کو اپٹن کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا اور پھر رات گئے تک فنکشن چلتا رہا. 1 بجے تک یہ رسومات ہوتی رہی اور تقریباً 2 بجے تک سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گھر والے اور گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان اب تھکے ہارے بستروں میں گھس گئے. فیضان بھی جا کر اپنے کمرے میں سو گیا اور زریاب نے بھی اپنے کپڑے تبدیل اور بستر پر بران جمع ہو گیا اور کہنے لگا کہ توبہ ہے یہ فضول رسومات, شادی کا فنکشن تو ایک ہی دن میں ہونا چاہیے. زریاب اپنے بازوؤں کو سیدھا کرتے ہوئے چت لیٹ گیا. اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی کہ اچانک کوئی اس کا دروازہ بری طرح سے پیٹنے لگا اور زریاب بڑبڑا کر اٹھا اور کہنے لگا کون ہے اس وقت؟ اور دروازہ پیٹنے والا تو جیسے دروازہ توڑنے پر تلا ہوا تھا اور زریاب غصے سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کون ہے جو اس طرح سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ اور آواز آئی کہ سر وہ فارم ہاؤس. اور ملازم کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ وہ صحیح سے کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا ہے فارم ہاؤس کو؟ اور ملازم نے خود کو سنبھالا اور کہا سر فارم ہاؤس کے گھوڑے بے قابو ہو گئے اور گھوڑوں نے اپنی لگامیں بھی توڑ لی ہیں اور وہ پوری طرح سے ڈر رہے ہیں.
जिन मुलाजमीन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी ना, उन्हें भी पटक पटक कर जख्मी कर दिया है। और ज़रियाब बरक़ी सरस से फार्म हाउस की तरफ दौड़ा और कोठी के बाकी मुलाजमीन भी ज़रियाब के साथ फार्म हाउस की तरफ दौड़े और घोड़ों की भिनभिनाहट और उनके एक दूसरे के साथ टकराने का शोर फार्म हाउस से पोर्च तक साफ सुनाई दे रहा था। और ज़रियाब फार्म हाउस पहुंचा तो घोड़ों ने जैसे बोनचाली मचा रखा था और वो किसी चीज से डर कर भागने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रहे थे। जल्दी से इन्हें एक एक करके फार्म हाउस से बाहर निकालो, ज़रियाब ने मुलाजमीन से कहा। लेकिन सर, कहा ना अगर मगर कुछ नहीं, जो मैं कहता हूं वो करो। और ये कहकर ज़रियाब घोड़ों की भगदड़ में कूद पड़ा और ज़रियाब ने मुलाजमीन के साथ मिलकर बामुश्किल घोड़ों को बाहर निकाला। जब फार्म हाउस में 4 घोड़े रह के तो ज़रियाब उनकी हरकत का बगौर जायजा लेने लगा और वो खौफज़दा हो के अपनी अगली 2 टांगों को जमीन पर मारते और फिर इस तरह हनहनाते जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। और वो फार्म हाउस से बाहर जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। ज़रियाब ने जब उन्हें देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ज़रियाब ने मुलाजिम से पूछा कि ये कौन से कुत्ते की आवाज है। और मुलाजिम ने तशवीश भरे लहजे में कहा कि सर, ये नया कुत्ता है जो कि आज आया है और हमेशा से साथ वाले हिस्से में कुत्ते ही बंधे होते थे और घोड़े उनकी गरगराहटों की आवाजें सुनते ही रहते थे और वो तो उनकी आवाजों के आदी थे ना। लेकिन सच मानिए, जब से ये नया कुत्ता आया है ना, तब से ये घोड़े डर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि उसकी गरगराहट के बाद ही घोड़ों में भगदड़ मची है। कुछ देर के लिए तो ज़रियाब किसी सोच में ही पड़ गया और फिर उसने मुलाजिम से कहकर कुत्ते को फार्म हाउस की दूसरी मंजिल पर जाकर बंधवा दिया। हाँ, घोड़े बेशक कुत्तों के तो आदी हो सकते हैं, लेकिन ये नए कुत्ते से यकीनन खौफज़दा हैं, ज़रियाब ने मुलाजिम को समझाया। लेकिन मुलाजिम के लहजे में अभी तक घबराहट थी। लेकिन सर, इस कुत्ते का बर्ताव भी बहुत अजीब है। जब से आया है कुछ भी नहीं खा रहा और मुसलसल गुर्राए जा रहा है। हाँ, ऐसा होता है, नए माहौल में कुत्ते ऐसे ही बर्ताव करते हैं। तुम बस घोड़ों का ख्याल रखो और उन्हें बाहर ग्राउंड में ही बंधा रहने दो। घर में मेहमान आए हुए और अब कोई शोर शराबा ना हो, समझे। ज़रियाब बाहर निकला तो आयशा बेगम फार्म हाउस के बाहर खड़ी हुई थी और कहने लगी, ये कैसा शोर था और फार्म हाउस में सब ठीक तो है ना? और ये घोड़े यूं बाहर ग्राउंड में क्यों छोड़ रखे हैं तुमने? और माँ के सवालों के जवाब में ज़रियाब ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई और आयशा बेगम तो और भी परेशान हो गईं। मैं भी रोड एक्सीडेंट का वाकया तो भूल ही नहीं कि अब ये सब कुछ। ओ ममा, वो वाकया तो खौफनाक था, लेकिन ये मसला तो आम है, घोड़े खौफज़दा हो ही जाते हैं। और आयशा बेगम ने सहमे हुए घोड़ों की तरफ देखा और कहने लगी, मेरा दिल डूब रहा है। ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे पुरस्रार वाकयात किसी बड़ी नागहानी आफत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तुम तो जानते हो ना कि फैजान की बीवी के मरने के बाद मैंने जहां भी फैजान के रिश्ते की बात चलाई, कोई ना कोई अनहोनी हुई है। और 1 साल पहले मैंने जिस लड़की की फैजान के साथ मंगनी की थी, न जाने कैसे उसका कत्ल ही हो गया। और ज़रियाब ने माँ के कंधों पे बाहें हायल कर ली और उन्हें अंदर ले गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा, आप खुदा पर भरोसा रखें, ज़रियाब ने माँ को समझाया। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सबाहत के घर भी उपटन की रस्म के बाद सब मेहमान गहरी नींद सो चुके होते हैं। हिजाब अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन में पड़े झूले को मुसलसल देख रही होती है। उसका दिल चाह रहा था कि आज फिर ये झूला जोर जोर से हिले और अज़हात फिर से गैबी से मादी वजूद में उसके सामने आकर उसे चौंका दे। उसकी झूले पर ठहरी हुई आंखें तो जैसे भीग ही गई थीं और वह कहने लगी, एक बार तो आओ अज़हात, ऐसी भी क्या नाराजगी, तुम्हारी दोस्त भरे मेले में तन्हा है। देखो, मैंने पीला जोड़ा पहन लिया और आज मेरी उपटन की रस्म थी और कल मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। आज सब लोग बहुत खुश थे, मगर खुशियों भरे इन कहकहों में मेरी मुस्कुराहट तो कहीं गुम हो गई। मगर मेरी इन महसूसात का किसी को शायबा तक ना हुआ और मेरा चेहरा पड़ने वाला दोस्त जो मेरे पास नहीं था तो मैं कैसे खुश होती। और देखो, इस बात को कोई महसूस भी नहीं कर सका और कैसे करता, ये सब तो तुम ही जानते हो।
वो अजहर जो कहा करता था कि तुम दिल में सिर्फ मुझे याद करना और तुम मुझे अपने आस पास पाओगी, अब वो उसे बार बार याद कर रही थी। लेकिन अजहर इंसानों की तरह बात से मुकरने वाला नहीं, तो उसने कहा था कि मैं जा रहा हूं, तो वो वाकई चला गया था। काफी देर तक हिजाब उसे याद करती रही, लेकिन वो उसके सामने नहीं आया और हिजाब को पता भी नहीं चला कि वो इन्हीं सोचों में गुम बिस्तर पर बरां जमा हो गई। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आयशा बेगम ने अपने दोनों बेटों की मेहंदी बहुत शानदार तरीके से की। सबाहत ने भी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हिजाब और तहरीम मेहंदी के पीले जोड़ों में और उन फूलों के गहनों में बहुत ही प्यारी लग रही थी, और हिजाब के खानदान के लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब देकर फंक्शन की रौनक को तो चार चांद लगा दिए थे। रात गए तक फंक्शन रहा और फैजान की फुप्पो मुलाजमों से खास काम करवाने के लिए घर पर ही ठहर गईं। 2 घर की सेटिंग करवा रही थी और एक मुलाजिम आर्टिफिशियल प्लांट लेकर फैजान के कमरे के करीब आया और कहने लगा कि खाला जी, ये कहाँ रख दूं मैं? बेगम साहिबा ने कहा था कि फैजान साहब के कमरे के बाहर ही ये प्लांट रखना है, और फुप्पो ने इस बात में सहला दिया और फैजान के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई तो देखा कि कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। और मुलाजिम ने बाहर से पूछा कि कोई और काम है तो बता दें, और फैजान की फुप्पो कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी कि नहीं, बस तुम जाओ। ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है, लेकिन कमरे में तो कोई है ही नहीं। अरे बीबी जी, आपका वहम होगा, भला कमरे में कौन जाएगा, और बाकी तो सारे मेहंदी लेकर गए हुए हैं ना। अच्छा, जाओ अपना काम करो, वो मुलाजिम की तफसीलात से चिढ़कर बोली। मेहंदी का फंक्शन अपनी पूरी रौनक और आबोताब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और सुबह होते आयशा बेगम ने बकरा ज़बा करवा के गरीबों में बांट दिया और फिर वो मेहमानों के नाश्ते में मसरूफ हो गई। जरका माँ के साथ किचन में हाथ पटाने लगी। मम्मा, सदका देने के बाद दिल को तसल्ली हो गई है ना? और बारात जाने से पहले तो ये काम बहुत ही जरूरी था। अरे भाई, 2 भाइयों की इकट्ठी शादी है, लोगों की नजरों से खुदा बचाए रखे। और आयशा बेगम ने किचन के बाहर देखा कि कोई उन दोनों की बातें तो नहीं सुन रहा। फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मैं ना फैजान के रवैये से बहुत खौफजदा हूँ। मेहंदी और उपटन के फंक्शन में वो इस तरह गुमसुम बैठा जैसे ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, और न जाने वो हिजाब से क्या बर्ताव करेगा। और सरका ने करीब होकर जवाब दिया, मामा, आप क्या भूल गई हैं कि जब आपने फैजान से हिजाब के रिश्ते की बात की थी तो उसने कितना हंगामा बर्पा किया था कि वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, लेकिन आपके मजबूर करने पर वो ये कहकर रजामंद हो गया था कि अब अगर आपकी यही जिद है तो पूरी कर लें। अब इसके बाद फैजान भाई ने उस रिश्ते के बारे में बात भी नहीं की, लेकिन आप कहती थी ना कि मुझे हिजाब पे पूरा भरोसा है, तो फिर आप परेशान क्यों होती हैं? हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी कि मैं तो फैजान के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना चाहती थी जैसे जरा आपके चेहरे पर थी। और तभी मिनाहिल भी किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, मामा, अगर नाश्ता बन गया तो जल्दी से मेहमानों को देना, पापा कह रहे हैं कि बारात की रवानगी में देर नहीं होनी चाहिए। अभी तो नाश्ता तैयार नहीं हुआ बेटा, खानसामा बाजार से ना कुछ सामान लेने गया है। तुम भी आओ, जरा जरका के साथ मिलकर बर्तन निकालो, मैं देख कर आती हूँ कि मुलाजिमा ने बिस्तर समेटे हैं या नहीं। फिर दोनों बहनें मिलकर बर्तन निकालने लगी और इतनी ही देर में खानसामा भी सामान लेकर आ गया। दोनों ने मिलकर उसके साथ नाश्ते की तैयारी की और सारे काम टाइम पर हो गया और बारात मुकर्रर टाइम पर रवाना भी हो गई। सबाहत बेटी की शादी की खुशी में बरकी सरस से काम निपटा रही थी और एहसास जिम्मेदारी ने तो उसके जिस्म से बुढ़ापे के असरात जैसे खत्म कर दिए थे, और आज तो वह जैसे अपनी बीमारी को भी भूल गई थी। लड़कियां ढोलक की थाप पर शादी ब्याह के रवायती गीत गा रही थी और सबाहत उनसे मुखातिब हुई और कहने लगी, तहरीम और हिजाब ब्यूटी पार्लर गए हैं ना, बारात वहां से चल पड़ी है, और देखो वो दोनों अभी तक आई भी नहीं है। और एक लड़की दौड़ती हुई सबाहत के करीब आई और कहने लगी, आंटी, हिजाब और तहरीम तैयार होके आ गई हैं। और ढोलक के करीब बैठी लड़कियां ढोलक छोड़ के गुल मचाती हुई उन्हें देखने चली गईं और उन दोनों को हॉल में जाके बिठा दिया और सारी लड़कियां हिजाब और तहरीम के गिर्द जमा हो गईं। सबाहत अपनी बेटियों को इस रूप में देखने के लिए तो बेचैन थी, और सबाहत बेताबी से लड़कियों को पीछे करके अपनी बेटियों को देखने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई, पीछे हट जाओ ना, अम्मा आई हैं। सानिया ने आगे बढ़कर लड़कियों को पीछे किया और सबाहत ने अपनी बेटियों के इस रूप में देखा तो बस देखती ही रह गई।
اور دیدہ زیب لہنگوں میں خوبصورت میک اپ کے ساتھ قیمتی زیورات میں وہ دونوں تو کسی پریوں سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ اور صباحت نے دونوں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تمہارے چمکتے چہروں کی طرح تمہارا نصیب بھی چمکتا رہے، آمین۔ اور حجاب نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آئیں نا آپ ہمارے پاس بیٹھیں۔ میری جان بارات آنے والی، ابھی بہت کام بڑا ہے۔ اور صباحت نے اس کے گرد باہیں حائل کر دی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر تک بارات بھی پہنچ گئی اور باراتیوں کے استقبال کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا اور پھر مسکراہٹوں اور خوشیوں بھری اس رونق میں ساری رسومات ادا کی گئیں۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو خوشیوں بھری سب کی آنکھیں آنسوں میں ڈوب گئیں، اور پھر قرآن پاک کی چھاؤں میں دونوں بہنیں پیا گھر روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد دونوں بہنیں اپنے سسرال پہنچے تو ان کا بڑا ہی والہانہ انداز سے استقبال کیا گیا۔ پوری کوٹھی آتش بازی کے شعلوں میں نہا ہو گئی اور دونوں جوڑے سٹیج پر پہنچے تو وہاں پھر سے رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دونوں بہنیں ان رسموں سے اب تو تھک ہی چکی تھیں۔ ثانیہ بھی ان دونوں کے ساتھ تھی۔ تحفے اور چھوٹی چھوٹی رسومات کا سلسلہ تو کافی دیر تک چلتا رہا۔ حجاب اور تحریم پھر ان کو جب کمرے میں لے جانے لگی ثانیہ تو بہنیں راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ رکھیں تو کمروں میں جانے دیں گی۔ اور پھر عائشہ بیگم نے اس رسم کے لیے 2 انگوٹھیاں پہلی بنا کر رکھی ہوئی تھیں اور دونوں بھائیوں نے بہنوں کو انگوٹھیاں دے کر یہ آخری رسم بھی پوری کر دی اور پھر دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ عائشہ بیگم نے نظر بھر کر حجاب کو دیکھا اور کہا، اب یہ گھونگھٹ تو میرا بیٹا ہی اٹھائے گا۔ اور حجاب شرما کر اپنے آنچل میں سمٹ گئی اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے انہوں نے فیضان سے کہا، بیٹا بہو کا خیال رکھنا۔ اور فیضان نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ فیضان صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور سگریٹ سلگا کے اس کی کش لینے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے 5 سگریٹ دھوئیں میں اڑا دیے۔ حجاب گھونگھٹ میں سے متعجب نگاہوں سے فیضان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سگریٹوں کے دھوئیں نے کمرے کا ماحول تو جیسے آلودہ ہی کر دیا تھا۔ حجاب کو سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی اور اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اور وہ کھانسنے لگی۔ اور تبھی فیضان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی سگریٹ ڈبی اور ایش ٹرے اٹھائی اور حجاب کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور حجاب بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ فیضان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جلتی ہوئی سگریٹ اس کے چہرے کے قریب کر دی اور آنکھوں میں اس جلی ہوئی سگریٹ کا دھواں پڑنے کے باعث حجاب نے چندی چندی نظروں سے فیضان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں۔ ابھی حجاب اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فیضان نے جلتی ہوئی سگریٹ اس کے چہرے پر لگا دی اور حجاب تو چیخی اٹھی۔ اور حجاب نے خوفزدہ نظروں سے فیضان کو دیکھا تو اس کے لب کانپنے لگے۔ آپ کو اگر میری بات بری لگی ہے تو معاف کر دیں، مگر اسے ظلم تو نہ کریں۔ اور اس درندہ صفت انسان نے حجاب کا دوپٹہ پکڑ کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور کہا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اور یہ کہہ کر فیضان نے 3-4 سگریٹ سلگائے اور ان سے حجاب کا چہرہ جگہ جگہ سے جلا دیا۔ اور تکلیف کی شدت سے حجاب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں ابل پڑی، لیکن اس کی چیخیں اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ اور اسی دوران فیضان کو کھڑکی کے باہر آہٹیں سنائی دیں اور اس نے حجاب کے ہاتھ بیڈ سے باندھے اور کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کر باہر لان میں نظر دوڑائی تو باہر سناٹا تھا اور اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی اور حجاب کے پاس بیٹھ گیا اور حجاب کے تو اب ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی شفاف نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیوں روپ بدل بدل کر میری زندگی میں آ جاتی ہو؟ ایمن، میں نے تو تمہیں 2 سال پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا نا، لیکن تم کیوں بار بار زندہ ہو جاتی ہو؟ پچھلے سال بھی تم نے ایک لڑکی کا روپ دھار کر میری زندگی میں آنے کی کوشش کی تھی اور میں نے تمہیں ایک بار پھر قتل کیا تھا، اور آج تم حجاب کا روپ لے کر میری زندگی میں آ گئی ہو۔ آج پھر میں تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ اور حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی کے انداز میں سر ہلاتی رہی کہ وہ ایمن نہیں ہے، لیکن فیضان بپھرے ہوئے شیر کی طرح حجاب پر برس رہا تھا۔
اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا. اپنی شادی شدہ زندگی کو تم نے اپنی بد کرداری کے اندھوناک اندھیرے میں ڈبو دیا. اور یہ کہہ کر فیضان نے تکیہ حجاب کے منہ پر رکھ دیا اور حجاب کا سانس رک گیا. وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی اور تکلیف سے بیڈ پر زور زور سے ٹانگیں مار رہی تھی کہ اچانک کمرے میں بونچھال آ گیا اور الماریوں میں سجے ڈیکوریشن پیس دھڑم دھڑم سے زمین پر گرنے لگے. کھڑکیاں دروازے زور زور سے بجنے لگے اور فیضان حواس باختہ ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تھا اور اس نے تکیے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی. اور اب حجاب کی تڑپتی ہوئی ٹانگیں کمزور پڑنے لگیں جیسے زندگی اس کا دامن چھوڑ کر جا رہی تھی. اور اسی وقت ایک دھماکے کے ساتھ سامنے بڑی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک خوفناک کتا اس کھڑکی سے ہوا کو چیرتا ہوا فیضان پر کود پڑا اور وہ خونخوار کتا فیضان کے جسم کا گوشت نوچنے لگا. حجاب بے سد بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور بیڈ کی چادر فیضان کے خون میں رنگ گئی. فیضان کی چیخ و پکار سن کر بہت سے لوگ دروازہ توڑنے کی کوششیں کرنے لگے اور اب زریاب اور عائشہ بیگم بھی چلا رہے تھے. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم اور آج کی ایپیسوڈ بھی. کیا ہوگا حجاب کے ساتھ اور کیا ہوگا فیضان کے ساتھ؟ اور آج حجاب کی زندگی کو بچانے والا کون آیا تھا وہاں اس کتے کے روپ میں؟ یہ ضرور بتائیے گا آپ کامنٹ سیکشن میں. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ یہ بھی بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.